कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। फाउंडेशन बैच में जब मैंने आपको गणराज्य की पुनर्स्थापना वाला पोर्शन कराया हुआ था, हम लोगों ने देखा किस प्रकार से बच्चों जैसे पंवार राजवंश ने यहाँ पे रूल किया। रूल करने के बाद गोरखों से किस तरीके से वो पराजित हुए और गोरखा से पराजित होने के बाद जब 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह की पराजय होने के बाद जब गोरखा यहाँ पर रूल कर रहे थे 1814 से 1804 से 1814-15 तक, यानी सिंगौली की संधि तक, वो वाला फेज मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, यानी हम लोगों ने गोरखा नहीं देखा। हम क्या कर रहे हैं, एक बार गढ़वाल कंप्लीट कर लेते हैं, गढ़ राजवंश से। ठीक है, मैं पहले स्टोरी सुन लो। गढ़ राजवंश की स्थापना हुई, अजयपाल से लेकर प्रद्युम्न शाह तक चलता रहा। देन उसके बाद 1804 से 1815 के बीच का एक फेज था जहां गोरखा आए। गोरखाओं को जब अंग्रेजों ने परास्त कर दिया था, तो क्योंकि गढ़ राज्य की जो वंशावली थी जो आगे बढ़ रही थी प्रद्युम्न शाह के बाद, वो बीच में कुछ समय के लिए जो संक्रमण काल था, जहां पे मान के चलिए आप गोरखा रूल कर रहे थे, वहां पे ब्रिटिश मतलब उनके साथ ब्रिटिश का आपस में जो उन लोगों का युद्ध हो रहा था, या एक प्रकार से सत्ता प्राप्ति के लिए या चीजों को अपने अंडर लेने के लिए जो उनका संघर्ष चल रहा था, उस दौरान जो गढ़ राज्य के उत्तराधिकारी थे, यानी भविष्य के जो लीडर थे या भविष्य के जो राजा थे, लाइक सुदर्शन शाह वगैरह, वो कहीं पर निर्वासित जीवन जी रहे थे। आपने पढ़ा होगा, मैंने कभी हरिद्वार भी बताया, मैंने कहा कि बरेली में वो निर्वासित जीवन जी रहे थे, ये वो। देन उसके बाद क्या हुआ, जब गोरखाओं के साथ ब्रिटिश ने सिंगौली की संधि की और उनका एग्रीमेंट हुआ, तो गढ़ राज्य का जो शासक था सुदर्शन शाह, वो चाहता था कि ब्रिटिश जो है उनको उनका पुराना जो अपने आप में शासन है, यानी पूर्ववर्ती जिस तरीके से गढ़ नरेशों ने रूल किया था, वो वाला पोर्शन उनको दे दें। यानी सुदर्शन शाह चाहता था कि श्रीनगर का क्षेत्र उनको मिले, और श्रीनगर के अलावा जो गढ़ राजवंश जिस इलाके में फैला था वो चाहता था, बट उसको वो सब मिला नहीं बच्चों। उसको सिर्फ भिलंगना और अपना भागीरथी नदी के पहाड़ के एक क्षेत्र का, एक पर्टिकुलर क्षेत्र का इलाका मिला, पर्टिकुलर एक छोटा सा इलाका मिला जहां उसने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, और वो मरते दम तक चाहता था कि ब्रिटिश उसको श्रीनगर वापस कर दे, लेकिन श्रीनगर उन्होंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, वो बात की कहानी है। तो हेडिंग हम यहां से क्या डालेंगे, अब हम पढ़ेंगे यहां से सीधे पंवार राजवंश के जो नेक्स्ट लीडर हैं, यानी जो उत्तर काल में आए थे। यानी पहला आप लिखो सुदर्शन शाह। ठीक है, क्या लिखोगे बच्चों, सुदर्शन शाह। सब पढ़ने पे बात है बच्चों, जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना सही तरीके से पढ़ोगे, उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि समझ जाने में समय नहीं लगता, मैंने आपसे पहले कहा है। यहां पे इन चीजों को जितना बेहतर बनाओगे, जितना सही तरीके से आगे बढ़ोगे, उतना आपको क्या होगा, फायदा होगा, ध्यान रखना। ठीक है, सुदर्शन शाह गढ़ नरेश जो थे, यानी गढ़वाल के जो शासक थे, उनके 55 यानी 55वां राजा था बच्चों। ठीक है, 55वें क्या थे, अपने आप में राजा थे। ठीक है, अब देखिए मेन चीज मैंने आपको क्या बताया, स्टोरी कहां तक चली थी। स्टोरी चली थी कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा इलाका इनको मिला। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं और हम देखेंगे कि पेपर में कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, जब मैं ये लीडर पढ़ाऊंगा, ये अब टिहरी नरेश शुरू हो गए। ठीक है, आज तक तो आप क्या पढ़ रहे थे, गढ़वाल के, पर्टिकुलर गढ़वाल के। अब सिर्फ टिहरी के कुछ इलाके में इनको अपने आप में सत्ता दी हुई थी, किसने, ब्रिटिशर्स ने दी थी। तो अब हम टिहरी नरेशों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछता है, टिहरी नरेशों का इनमें से जो गद्दी पे बैठने का क्रम है वो कौन सा होगा। तो ध्यान रखना, सुदर्शन शाह है, देन उसके बाद भवानी शाह है, या उसके बाद प्रताप शाह, कीर्ति शाह, जो भी आए थे, आपको इस तरीके से आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। ठीक है, वो एक एक करके अब हम लोग उस पर देखेंगे। देखो, सुदर्शन शाह ने बच्चों अपनी राजधानी जो बनाई थी वो टिहरी में बनाई थी। ठीक है, लिखो इसी तरीके से पॉइंट लिखना, जहां जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको बता दूंगा। इसने अपनी राजधानी जो बनाई थी बच्चों, वो टिहरी में बनाई थी। आपको पता है, टिहरी में एक छोटे से इलाके में जहां पे भागीरथी व भिलंगना का संगम होता है बच्चों। ठीक है, भागीरथी व भिलंगना के संगम पे, भागीरथी व भिलंगना का संगम है, यहां पर इसने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, भिलंगना कहां से निकलती है आपको पता ही होगा, खतलिंग ग्लेशियर से। ठीक है, भागीरथी आपको पता ही। राजधानी इसने टिहरी में बनाई थी बच्चों, और 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को इसने ये राजधानी बनाई थी। ठीक है, 28 दिसंबर 1815 में। अब यहां से क्या हुआ बच्चों, 28 दिसंबर 1815 के बाद ये जो डेट है, ये टिहरी राज्य की स्थापना के रूप में भी बाद में इन लोगों ने सेलिब्रेट किया, वो सब अभी हमने नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है,
इसके समय में एक अंग्रेज यात्री था बच्चों मूरक्राफ्ट, वो टिहरी पहुंचा और उसने देखा यार यहाँ की स्थिति तो बड़ी दयनीय है। राजा एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा और उसके अगल बगल के कुछ इलाके हैं जहां पे और भी छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, वहां पे कौन रह रहे, उसके कर्मचारी या वहां की प्रजा रह रही। ठीक है, मूरक्राफ्ट किसके समय में अगर टिहरी आया पूछता है तो सुदर्शन शाह। ठीक है, लिखो मूरक्राफ्ट द्वारा यात्रा, मूरक्राफ्ट 1820 में पहुंचा, लिखो 20 ईस्वी में राज्य में आया, यानी मैं टिहरी आया। ठीक है, टिहरी राज्य की उसने, टिहरी में टिहरी की यात्रा की उसने। और इसने क्या किया, टिहरी में उस तात्कालिक परिस्थितियां जो थी बच्चों, उस समय की जो कंडीशंस थी, राजा किस तरीके से रह रहा था, राजा क्योंकि बहुत मतलब अपने आप में चाहता था कि उसको उसका पुराना राज्य वापस मिले, लेकिन अंग्रेजों ने उसको नहीं दिया। ठीक है, कुछ ही क्षेत्र में दिया और वो क्षेत्र भी वो कंप्लीटली अपने आप में सोवर्निटी के नाम पे कुछ भी नहीं था, मतलब ठीक है, अपनी ऐसा नहीं कि हम लोग ये कहते हैं हम प्रभुत्व सत्ता संपन्न है, कोई बाहर का हस्तक्षेप नहीं, अंग्रेज जब चाहे तब हस्तक्षेप करते रहते थे। ठीक है, तो मूरक्राफ्ट ने इसके समय में क्या की थी बच्चों, टिहरी की यात्रा की थी। इसने क्या किया बच्चों, जब इसने लगा कि यार ये तो बहुत स्थिति खराब है इसकी, तो उसने राजभवन का निर्माण करना शुरू किया, जो कि बाद के प्रवर्ती काल में कंप्लीट हुआ। ठीक है, राजभवन का निर्माण शुरू किया था इसने 1848 से। ठीक है, से शुरू, जो कि बाद में बना के 20-30 साल बाद बना बच्चों। और ये जो राजभवन था यही बाद में पुराना दरबार कहलाया। ठीक है, पुराना दरबार या पुराना दरबार जो भी कहते हो आप लोग, यही बाद में क्या कहलाया, पुराना दरबार या पुराना दरबार अपने आप में कहलाया। ठीक है, अब देखना है एक महत्वपूर्ण चीज, इसके जब बच्चों प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच युद्ध हुआ था, खुड़बुड़ा का युद्ध मैंने आपको बताया था, कब हुआ था, 1804 में। उस समय इसके एक चाचा हुआ करते थे, जो कि क्या कर लिया था, गोरखों ने नजरबंद कर लिया था, पकड़ के उसको नेपाल में डाल दिया था, कैद कर दिया था। जब उसको ये पता चला कि गढ़वाल में दोबारा हमारे जो है मेरा भतीजा सुदर्शन साहब फिर से गद्दी पे बैठा है, तो उसने वहां रिक्वेस्ट की गोरखा नरेशों से कि मुझे छोड़ दो ये वो, तो उसको छोड़ दिया गया था बच्चों। ठीक है, तो उसका जो नाम था बच्चों, उसका नाम था कुंवर प्रीतम शाह। तो इसमें लिखो कुंवर प्रीतम शाह का नेपाल से प्रत्यागमन, प्रत्यागमन मतलब वापस आया। ठीक है, लिखो कुंवर प्रीतम शाह का नेपाल से प्रत्यागमन, नेपाल से प्रत्यागमन। अब ये पूछने वाला नहीं, बस ये है कि हल्का सा हमने जब चीजें दी हैं तो लिख लेना चाहिए। ठीक है, ये नेपाल से वापस आ गया। अभी कुंवर प्रीतम शाह कौन था, इसके अंकल थे, सुदर्शन शाह के चाचा जी थे, जो कि 1804 के खुड़बुड़ा के युद्ध में क्या हो गए थे बच्चों, उनको नजरबंद कर लिया था, उनको कैद कर लिया था किसने, गोरखों के द्वारा। ठीक है, तो दोबारा वापस आए और सुदर्शन शाह ने इनको बहुत अपने पिता की तरह संरक्षण दिया और रखा, लेकिन 1835-36 के आसपास इनके क्या हो गया था, देहांत हो गया, तो वो हमने नहीं देखना है। ठीक है, अब देखना हुआ क्या बच्चों, जब सुदर्शन शाह रूल कर रहा था, कुछ इलाकों में क्या किया था, इसने जागीर वगैरह दी थी, जो अपने आप में जमींदार वगैरह होते हैं। जमींदारों ने क्या किया बच्चों, वहां पे जनता का उत्पीड़न करना शुरू किया, मनमानी करने लगे उनके साथ, टैक्स के मामले में, किसी भी मामले में। ठीक है, तो जब अपनी मनमानी से जमींदार जो है काम कर रहा था और जमींदार के जो अधिकारी होते थे जनता का उत्पीड़न कर रहे थे, तो टिहरी के कई इलाकों में जन विद्रोह देखने को मिले। जन विद्रोह देखने को मिले तो वहां पे क्या हुआ, राजा की छवि पे एक प्रश्न चिन्ह लगा। राजा ने बहुत बेहतर तरीके से उन जन विद्रोहों को कंट्रोल करने की कोशिश की और उन लोगों को जिसके द्वारा प्रजा का उत्पीड़न किया जा रहा है उन पे भी सख्ती दिखानी शुरू की, और उसके परिणाम में कुछ चीजें हुई, मैं आपको बताता हूं। तो एक पॉइंट लिखो, सकलाना एवं रमाई में इसके काल में जन उत्पीड़न हुआ। ठीक है, लिखो सकलाना, सकलाना जगह पड़ती है, ठीक है, प्लस रवाई में जन उत्पीड़न, रवाई पट्टी में। ठीक है, मैं जन उत्पीड़न, जन उत्पीड़न किसके द्वारा किया गया बच्चों, ये इस राजा ने नहीं किया, राजा के जो जमींदार थे बच्चों। ठीक है, राजा के जमींदार या उसको मुआफिदार कहते हैं। ठीक है, जागीरदारों द्वारा, लिखो राजा के मुआफिदार या जागीरदारों द्वारा किया गया, मुआफिदार। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था, मुआफी द्वारा। ठीक है, लिखो मुआफी दारूं, या इसी को जागीरदार बोलते हैं। ठीक है, जिसको जो जागीरदार एक प्रकार के अधिकारी हुए बच्चों, जैसे जो टैक्स वगैरह लेने वाले होते हैं ना, राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। नियुक्त करेंगे तो जैसे कोई एक पर्टिकुलर इलाका दे दिया, वहां पे वो अपने अधिकारियों के माध्यम से क्या करते थे, टैक्स वगैरह लेना। तो जो सकलाना और रवाई में जन उत्पीड़न हुआ, मुआफिदार और जागीरदारों के द्वारा क्या किया गया बच्चों, किसके द्वारा किया गया, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी इसमें दो व्यक्ति थे, शिवराम और काशीराम, इनके खिलाफ फिर वहां पे जन विद्रोह हुआ। ठीक है, तो मुआफिदारों या जागीरदार द्वारा लिखो, और ये भी दो लोग थे, एक था शिवराम, एक था काशीराम।
शिवराम और एक थे काशीराम। इनके द्वारा जब क्या किया गया बच्चों, वहां पे जन उत्पीड़न किया गया शिवराम और काशीराम के द्वारा, उसका परिणाम क्या हुआ बच्चों, वहां पे जन विद्रोह हो गया। जन विद्रोह हुआ तो कंपनी ने फिर ब्रिटिश, इसका परिणाम क्या हुआ देखो, ये परिणाम है, मतलब ये मैं इंप्लाइज दैट कर रहा हूं, तो ये इसका मतलब परिणाम क्या हुआ, जन विद्रोह हुआ। क्योंकि ये तो सिर्फ स्टोरी है, ये थोड़ा पूछेगा आपसे। जन विद्रोह होने लगा तो राजा को कहीं ना कहीं शंका होने लगी कि यार पब्लिक बड़ी मुश्किल से तो इतने सालों बाद मैं अपने राज में आया हूं, या हम लोग अब रूल कर रहे हैं, जनता का ही उत्पीड़न होगा तो कुछ ना कुछ किया जाने। तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप हुआ। ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश जारी किया बच्चों, और वो आदेश था लगभग जुलाई 1835 के आसपास का। उस आदेश में यह कहा गया, राजा के द्वारा जो मुआफीदार या जागीरदार नियुक्त किए जा रहे हैं, राजा अगर चाहे तो उनको क्या कर सकता है, उनकी जागीरदारी से बर्खास्त कर सकता है। अगर राजा को लगा कि ये जन उत्पीड़न कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो क्या कर सकता है, इनको बर्खास्त कर सकता है। तो थोड़ा सा इन पे क्या हो गया बच्चों, मुआफीदार या जागीरदारों पे भय सा उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो लिखो इसके बाद कंपनी द्वारा इसी जन विद्रोह। ठीक है, अब देखो कैसे आप लोग आगे को नोट्स बनाओगे। राजधानी कहाँ थी, मूरक्राफ्ट किसके समय आया, राजभवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ये ठीक है। अब इसका परिणाम देखो, मैं यहाँ पे जन विद्रोह के बाद इसमें परिणाम लिखोगे आप, नीचे अपने नोट्स बनाते रहो, आप आगे बढ़ते रहोगे। क्या हुआ बच्चों, कंपनी द्वारा जुलाई 1835 का निर्णय, 1835 में आदेश लिया गया। ठीक है, आदेश, और आदेश क्या था, आदेश के आगे डैश करके लिखो, आदेश क्या था उसके आगे लिखो, राजा को राज्य में सर्वोपरि बताया गया, और वो जागीर जो था वो छीन सकता था। ठीक है, राजा क्या होगा बच्चों, सर्वोपरि, राजा सर्वोपरि होगा। ठीक है, तथा वह जागीर छीन सकता था, जागीर छीन सकता था। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, राजा क्या कर सकता था, जागीर छीन सकता था, तो इन लोगों को भय आ गया। ठीक है, भय आ गया तो उनको पता चल गया कि अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सिंपल सी बात क्या बताना चाह रहा हूं, तो आपको देखना रमाई, और उसमें जब भी इसके काल में विद्रोह हुआ, मतलब इसके काल में जो अपने आप में जो वहां के जो जागीरदार थे या जनता का उत्पीड़न कर रहे थे, तो कंपनी ने इसकी थोड़ी सी सहायता की, एक आदेश निकाल दिया। ठीक है, अब इसका प्रशासन कैसा था बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। प्रशासन में अगर आप देखोगे कई प्रकार के अधिकारी थे, चाहे दीवान, वजीर, पहले से चलता है। ठीक है, इसने जो भूमिकर था बच्चों, वो पुरानी भूमिकर व्यवस्था को बदल दिया, और भूमिकर इसने नए तरीके से किया। इसके समय का जो भूमिकर था, लैंड रेवेन्यू, 1/8 भाग तो उसमें अन्न के रूप में आता था बच्चों, अन्नादि। ठीक है, यानी आपका अन्न वगैरह आएगा, जबकि 7/8 भाग इसने नकद के रूप में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यानी जो सुदर्शन शाह था उसके काल में भूमिकर था बच्चों 1/8 भाग अन्नादि और 7/8 भाग नकद। अब ध्यान रखना, आजकल जैसे SSSC पेपर बना रहे हैं अधीनस्थ वाला, वो सब कोड वाले क्वेश्चन दे रहा, कोडिंग वगैरह और थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, जब आप इस तरीके से चीजें पढ़ोगे, वन लाइनर से उठ के अगर आप तैयारी करोगे, आपका काम बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, प्रशासन में अगर आप ग्राम व्यवस्था देखोगे, इसने अलग अलग प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए। तो ग्राम व्यवस्था हेतु लिखो, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम व्यवस्था हेतु इसने कमीण और सयाना को नियुक्त किया। ठीक है, कमीण प्लस सयाना। अगर आपसे पूछता है कि सुदर्शन शाह के काल में ग्रामीण व्यवस्था के अधिकारी कौन होते थे, कमीण प्लस सयाना होते थे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसने राजस्व विसाह होता था अन्नादि, उसको वसूलने के लिए कामदार नामक अधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, देखो राजस्व प्लस, इस प्लस के आगे लिखना विसाह बच्चा होता था अन्नादि। ठीक है, अन्नादि लिखो, विसाह के ब्रैकेट में लिखा अन्नादि, अन्न। ठीक है, गेहूं धान ये सब, ये राजस्व प्लस विसाह जो होता था अन्नादि होता था बच्चों, इसको वसूलने के लिए कौन अधिकारी नियुक्त किया था, कामदार, वसूलने हेतु। ठीक है, कौन अधिकारी, कामदार। अगर आपसे कभी पूछता है सुदर्शन शाह के काल में कामदार नामक अधिकारी का क्या काम था, आप बताओगे राजस्व और अन्न जो होता है वो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला, और इस कामदार की नियुक्ति कौन करता था, सयाना। लिखो, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, ग्रामीण अधिकारी, यानी इसमें कामदार जो का सबसे नीचे होगा। ठीक है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी बच्चों, इसकी कामदार की, सयाना के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों राज्य की समस्त भूमि का जो स्वामी होता था वो राजा होता था, और अनेक प्रकार के जागीरें भी इसके समय में हुआ करते, जिसको रौत, मुआफी और वृत्ति बोला गया था। ठीक है, लिखो भूमि का मालिक कौन होता था, भूमि का स्वामी। इसके काल में भूमि का स्वामी
वो कौन होता था? राजा होता था, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ जागीरें, जागीर का मतलब आपको मैं समझा देता हूं। जागीरदारी, जागीर मतलब जैसे ये राजा है, ठीक है, ये राजा है यहाँ पे सेंटर में, अब उसके पार्ट्स होंगे कई प्रकार के, ठीक है। तो यहाँ पे जागीर प्रदान करेगा अपने अधिकारियों को। वो वहां का क्या करेंगे बच्चों? वहां का प्रशासन देखेंगे, वहां का टैक्स देखेंगे, वहां के जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब चीजें देखेंगे। तो जागीर मिलती थी, ठीक है। तो जागीर के लिए इसके काल में अनेक टर्म्स यूज हुए हैं, जिसको बोला गया रौत, मुआफी और वृत्ति, ठीक है। लिखो, सुदर्शन शाह के काल में रौत, मुआफी व वृत्ति, ये सब क्या होती थी बच्चों? जागीर होती थी, ठीक है। ये क्या होती थी? जागीर होती थी। इस चीज को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। ये सब क्या होती थी? जागीर होती थी। किसके काल में? सुदर्शन शाह के काल में भी। इसके बारे में बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों, 1857 का जब रेवोल्यूशन हुआ था, इसने क्या किया था? अंग्रेजों की सहायता की थी, चाहे सैनिक सहायता हो, आर्थिक सहायता हो, या उनको रहने के लिए अपने पुराने झुग्गी झोपड़ी जहां भी वो रहते थे, पुराने भवन, वो दिया था, ठीक है। देखो, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी इन्होंने। अब हर चीज से समझना, सहायता मतलब आप समझ जाओगे, आप हर चीज में सहायता, लाइक अंग्रेजों की सहायता की थी। सहायता का मतलब सैन्य सहायता है, आर्थिक सहायता है, रहने के लिए। अब आप सोचोगे सर क्यों की होगी इनने सहायता? इसने इसलिए की क्योंकि जब 1804 में प्रद्युम्न शाह पराजित हुए थे गोरखों से, अपने आप में कौन से युद्ध में? खुड़बुड़ा के युद्ध में। तो क्योंकि गोरखा आ गए थे, गोरखों के क्रूर शासन को यहां से खत्म किसने किया? अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने, तो इनको ये लगता था कि अंग्रेज जो है हमारे गणराज्य की पुनर्स्थापना करने में उन्होंने हमारी सहायता की, यानी हमारा गणराज्य वंश गोरखों से मुक्त उन्होंने किया, और मुझे कुछ भी नहीं तो कुछ हिस्सा दिया। और इसका दूसरा उद्देश्य ये था कि ये बंदा चाहता था कि श्रीनगर इनको दोबारा मिल जाए, श्रीनगर को दोबारा राजधानी। तो मरते दम तक इसकी एक कामना थी कि श्रीनगर दोबारा मिल जाए, बट श्रीनगर नहीं मिल सका सुदर्शन शाह को, ठीक है। तो 1857 की क्रांति में अगर अंग्रेजों की सहायता की तो इसका क्या कारण था? इसके दो कारण थे। एक तो इनके अंदर ये सोच थी कि अंग्रेजों ने गोरखों को यहां से पराजित किया और गणराज्य की पुनर्स्थापना, गणराज्य को हमें वापस लौटाने में सहायता की, जितना भी मिला, ठीक है। कुछ नहीं से तो कुछ तो बेटर है। दूसरा, इनका ये मानना था कि अगर मैं 1857 की क्रांति में अगर अंग्रेजों का साथ दूं तो हो सकता है कि श्रीनगर हमें दोबारा क्या करते हैं? रिटर्न कर दे, ठीक है। बट नहीं मिल सका, ठीक। इसके अलावा बच्चों श्रीनगर को प्राप्त नहीं कर सके, ध्यान रखना। इन्होंने क्या की? एक रचना की बच्चों, जिसका नाम है सभासार। सभासार की रचना, अगर पूछता है कभी सभासार की रचना किसने की, वो हो गया किसने? कौन सा? सुदर्शन शाह। और ये किस नाम से की? कवि सूरत नाम से, कवि सूरत नाम से, ठीक है। अपने अपने को कवि सूरत बताते हैं इसमें। और इसके बच्चों 7 खंड हैं टोटल, ठीक है, 7 खंड। और इसकी जो भाषा है बच्चों, ब्रज भाषा में लिखा गया था, ठीक है। कहीं कहीं गढ़वाली भी मिलते हैं इसमें श्लोक के रूप में, तो ब्रज भाषा में ही लिखा गया था। सभासार की रचना किसने की पूछता है तो कवि मतलब सूरत या सुदर्शन शाह ने इसकी रचना की, ठीक। इसके अलावा बच्चों इन्हें बाड़ाहाट प्रस्तुतियों में इनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई है, जिसमें इनको कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है, ठीक है। लिखो, बाड़ाहाट प्रशस्ति में प्रशंसा, बाड़ाहाट प्रशस्ति में प्रशंसा, ठीक है। और इसमें इनको क्या कहा गया है? कलाविदों का शिरोमणि। कलाविदों मतलब जो आर्ट वाले होते हैं, जैसे मूर्ति कला वाले हैं या चित्रकला वाले हैं, उनको अपने दरबार में, ठीक है, कलाविदों का शिरोमणि। शिरोमणि मतलब सिर की मणि मानता था कलाविदों को, बहुत ज्यादा इनकी तारीफ की गई, तो कला प्रेमी था, ठीक है। बाड़ाहाट प्रशस्ति में किसकी प्रशंसा की गई है? सुदर्शन शाह की, जिसमें इनको क्या बोला गया बच्चों? कलाविदों का शिरोमणि बोला गया है। साथ ही साथ इसमें दान, मान और गान का इसमें क्या की गई? इनकी करुणा की, इनके दान देने की, इनके मान सम्मान देने की, सभी जगह इनकी प्रशंसा की है। ये ध्यान रखना। अब ये नहीं कि दान की प्रशंसा की, इसमें बाड़ाहाट प्रशस्ति में किसकी तारीफ की गई पूछता है तो सुदर्शन शाह की, ठीक है। इसके अलावा इनको बच्चों दाता, ज्ञाता और सुरमा भी कहते हैं, अजबरान, ठीक है। लिखो, अजबराम द्वारा इन्हें दाता, ज्ञाता व सुरमा कहा गया है, ठीक है। सुरमा कहा गया है, ठीक है, कहा गया, ठीक है। दाता, ज्ञाता और सुरमा किसके द्वारा कहा गया? इनको अजबराम के द्वारा कहा गया, ठीक है। इनका एक कवि और था बच्चों, जिसका नाम था भजन राय। उसने क्या कहा? इसको वचन वाला राजा। वचन मतलब जो इन्होंने बोल दिया, जो कमिटमेंट कर दिया, वही होता है, ठीक है। लिखो,
कवि भजन राय कवि इन्हें, भजन राय कवि इन्हें वचन वाला राजा कहते हैं। वचन वाला राजा कहते हैं, ठीक है। वचन वाला राजा कौन कहता है? भजन राय कवि इनको कहते हैं, भी ध्यान रखना। इसके अलावा क्योंकि बच्चों इन्होंने कई ऐसे मंदिर थे जिनका जीर्णोद्धार किया, बाड़ाहाट वगैरह उत्तरकाशी में इनको जीर्णोद्धार, और भगवान बद्रीनाथ के बहुत ही मतलब अपने आप में बड़े भक्त माने जाते हैं, इसीलिए इनको प्रजा बोलंदा बद्रीनाथ भी कहती है, ठीक है। तो इसमें अगला पॉइंट लिखो, प्रजा द्वारा इन्हें बोलंदा बद्रीनाथ कहा गया, ठीक है। लिखो प्रजा द्वारा इन्हें बोलंदा बद्रीनाथ कहा गया, बोलंदा बद्रीनाथ कहा गया, ठीक है। क्वेश्चन अगर कभी पूछता है कौन सा टिहरी नरेश की प्रजा उसे बोलंदा बद्रीनाथ भी मानती थी, प्रजा द्वारा, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बाड़ाहाट में इन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, ठीक है। एक पॉइंट लिखो, बाड़ाहाट के मंदिरों का जीर्णोद्धार, बाड़ाहाट मंदिर में का जीर्णोद्धार, बाड़ाहाट मंदिरों का एक से ज्यादा होंगे ना, का जीर्णोद्धार भी किया बच्चों, ठीक है। जीर्णोद्धार मतलब रिनोवेट किया उनको, मतलब उनका जो मतलब मरम्मत वगैरह करवाई, ठीक। ये भी ध्यान में आप लोग इसको रखना है, ठीक है। इसके समय में बच्चों अनेक चित्रकार जो गढ़वाली चित्रकार थे वो रहे, लाइक मौलाराम है, चैतू है, माणकू है, ये सब चित्रकार थे, ठीक है। लिखो अनेक चित्रकारों को शरण, इनके द्वारा अनेक चित्रकारों को शरण को क्या दी गई बच्चों? शरण दी गई, ठीक है। जिसमें से कौन है? जैसे मौलाराम है, चैतू है, माणकू है, ये सब इनको आदि कर दो, ठीक है। इनको इनने शरण दी। तो और क्वेश्चन ये पूछता है कि मौलाराम, चैतू या माणकू कौन थे गढ़वाल के इतिहास में? ये अपने आप में चित्रकार थे, ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखना बच्चों, ये संस्कृत भाषा के भी अनुरागी थे, यानी संस्कृत भाषा प्रेमी थे, और इसका जो मतलब इसकी पुष्टि होती है, इनकी कई मुद्राओं में संस्कृत में लेख लिखे गए हैं, और इसके अलावा इनके कुछ बाड़ाहाट प्रशस्ति या कहीं और जगह भी इनके द्वारा क्या किया बच्चों? संस्कृत में उनका वर्णन किया गया। यानी एक इनका चतुष्कोण राजमुद्रिका में इनका संस्कृत लेख मिलता है, एक 4 कोने वाला एक राजा की मुद्रा मिलती है, राजमुद्रा मिलती है, उसमें इनने संस्कृत में कई चीजें बोली है, और इनकी मुद्राओं में भी संस्कृत का क्या मिलती है बच्चों? छाप मिलती है, ठीक है। लिखो संस्कृत प्रेमी थे, संस्कृति नहीं है, संस्कृत भाषा वाला है। लिखो संस्कृत प्रेमी थे कौन? सुदर्शन शाह, ठीक है। संस्कृत के अनुरागी, भाषा वाला संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत के अनुरागी। और इसकी पुष्टि कैसे होती है? इसकी पुष्टि 2 जगह से होती है बच्चों। एक चतुष्कोण राजमुद्रिका में संस्कृत लेख मिले इनके, चतुष्कोण मतलब 4 कोण, ठीक है, राज मुद्रिका में संस्कृत लेख मिले इनके, एक ये ध्यान रखना। और दूसरा आपको ध्यान रखना है मुद्रा में संस्कृत लेख, ठीक है। इनकी जो कुछ मुद्राएं मिली हैं उसमें भी संस्कृत में लेख, मुद्रा में भी इनके क्या मिले बच्चों? संस्कृत में लेख मिले। ये भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखना, ठीक है, संस्कृत के अनुरागी। इसके अलावा बच्चों इनके दरबार में एक हरिदत्त शर्मा थे, जो कि इनके मतलब धर्माध्यक्ष और अपने आप में राजा को जो सलाह देते थे, राजकवि, ठीक है। देखो हरिदत्त शर्मा कौन थे? इनके दरबार में हरिदत्त शर्मा बच्चों इनके क्या थे? एक तो राजकवि थे, दूसरा धर्माध्यक्ष, धर्म के अध्यक्ष जो इनको सलाह देते थे धर्म के मामले में, वो हरिदत्त शर्मा क्या थे? इनके दरबार में थे, ठीक है। इन्होंने बाड़ाहाट की 2 प्रशस्तियों की भी रचना की, जो मैंने बाड़ाहाट प्रशस्तियां बताया ना, उसमें से 2 बाड़ाहाट प्रशस्तियों की रचना इनके द्वारा की गई। देखो 2 3 4 5 6 मिले, उनमें से 2, ठीक है, 2 बाड़ाहाट प्रशस्तियों की रचना हरिदत्त शर्मा ने भी की है। ये भी आप लोग क्या करोगे? दिमाग में रखोगे, ठीक है। हरिदत्त शर्मा कौन थे? इनके समय में एक बहुत प्रसिद्ध काव्य जिसका नाम है सुदर्शनोदय काव्य लिखा गया कुमुदानंद के द्वारा, ठीक है। लिखूं सुदर्शनोदय काव्य, ये लिखा गया बच्चों कुमुदानंद के द्वारा। सुदर्शनोदय काव्य किसके द्वारा लिखा गया? कुमुदानंद के द्वारा लिखा गया। इसको भी आप लोग क्या रखोगे? दिमाग में सेट कर लोगे, ठीक है। अनेक ज्योतिषियों को इसने शरण दी, जिसमें सत्यानंद, दुर्गादत्त, वासवानंद जैसे लोग थे, ठीक है। लिखो ज्योतिषियों को शरण
इनके द्वारा क्या किया गया, ज्योतिषियों को भी शरण दिया गया, जिनमें से एक दो तीन के नाम लिख लो, वैसे पेपर में आएगा नहीं, ठीक है। सत्यानंद, दुर्गादत्त और वासवानंद, सत्यानंद, दुर्गादत्त और वासवानंद, ठीक है। सत्यानंद, दुर्गादत्त और वासवानंद, इनको क्या दिया गया बच्चों, शरण दी गई, ज्योतिषियों को शरण दी गई, सत्यानंद, दुर्गादत्त और वासवानंद। अब आपसे जैसे क्वेश्चन सुदर्शन शाह के बारे में पूछता है, धर्माध्यक्ष और राजकवि हरिदत्त शर्मा थे, सुदर्शन काव्य की रचना इसने की, ये क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के भी पूछेंगे। आपकी कमांड अगर होगी तो कहीं से कहीं तक आप एग्जाम में बेहोश नहीं हो सकते। अदरवाइज अगर आपने हवा हवा में पढ़ा, आत्मा का परमात्मा के पास जाना तय समझ लीजिए, ठीक है, पेपर हॉल में। इसलिए मैं कहता हूं एक बार पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। अब देखो, जब राजा के बारे में पता चला, कुछ कुमाऊं और नेपाल के राजकवियों को, या अपने आप में वहां के जो कलाविद थे जो भी, उन्होंने कहा राजा तो बड़ा दानी है, राजा के बारे में तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनाई दे रही है। तो कुमाऊं से बच्चों गुमानी पंत और मनोरथ लिखो, गुमानी पंत प्लस मनोरथ, ये दो लोग, ठीक है, तथा एक गढ़वाल से, एक वहां से नेपाल से, मोक्ष मंडल ने नेपाल से इसकी यात्रा की, मोक्ष मंडल द्वारा नेपाल से। ये गुमानी पंत और मनोरथ कहां से आई है, कुमाऊं से, ठीक है, कुमाऊं से, ये तो कुमाऊं से, तथा मोक्ष मंडल द्वारा नेपाल से इनके दरबार में की यात्रा, इनके दरबार में आई, इनके दरबार में आई लिख दो। जब इन्होंने सुना कि राजा तो बड़ा मतलब अपने आप में दानी है, राजा तो कला प्रेमियों को संरक्षण देता है, तो ये लोग भी इसके दरबार में आए थे। बट बच्चों यहाँ पे एक बड़ी मतलब अजीब सी चीज देखने को मिलती है। एक प्रसिद्ध कविता है, उसका नाम है सुदर्शन दर्शन कविता। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, ठीक है, सुदर्शन दर्शन कविता। ये किसके द्वारा लिखी गई बच्चों, मौलाराम के द्वारा, ठीक है। अब देखो मौलाराम क्या करता है इस कविता में, इस राजा की क्रिटिसिज्म करता है। वो कहता है कि राजा बेकार आदमी है, और इतिहासकार ये मानते हैं कि संभवतः ऐसा हुआ होगा कि जो मौलाराम है उसको उस लेवल का सम्मान नहीं मिला जैसा वो चाह रहा था, राज दरबार में उसको ऐसा सम्मान नहीं मिला जैसा वो चाह रहा था, इसीलिए उसने इस कविता यानी सुदर्शन दर्शन कविता में मौलाराम ने इसको क्रिटिसिज्म किया है, किसका, सुदर्शन शाह का। और कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये सुदर्शन शाह द्वारा इसीलिए इसको सम्मान नहीं दिया गया क्योंकि ये जब गोरखा रूल कर रहे थे उनका पक्षधर था, मतलब गोरखाओं के साथ इसने काम किया, और हो सकता है कि ये उसकी वजह रही हो। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि सुदर्शन दर्शन कविता किसके, मौलाराम में, और इसमें इसने राजा की निंदा करते हुए सूम, कृपण और खस्या नृप शब्द कहे हैं, ठीक है। लिखो राजा की निंदा की है इसमें, राजा की निंदा, और राजा की निंदा में इसने शब्द बोले हैं जिनका मतलब जो नाम है, सूम बोलता है, कभी बोलता है कृपण बोलता है, कभी खसिया नृप बोलता है, ठीक है। लिखो सूम, कृपण और खसिया नृप, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स बोलता है। और ये क्यों की, क्या की, वो अलग चीज है, ठीक है। तो राजा की ये क्या करता है, इसमें निंदा करता है। इसके अलावा बच्चों एक फ्राइड बहुत ज्यादा साहसी मतलब अपने आप में ये राजा हुआ करता था, और ऐसा बताया गया कि एक बार कुछ अंग्रेज अधिकारी जो है शिकार पे निकले थे, एक फ्राइड नाम का अंग्रेज अधिकारी था जो कि बाघ के चंगुल में फंस गया था, उसको इसी के द्वारा बचाया गया, ठीक है। लिखो फ्राइड नामक अधिकारी को बाघ के चंगुल से बचाया, फ्राइड नामक अधिकारी को बाघ के चंगुल से बचाए, ठीक है, चंगुल से बचाए, किसके द्वारा, सुदर्शन शाह के द्वारा। और 1859 में इनका क्या हो गया बच्चों, निधन हो गया, ठीक है। 1857 के रेवोल्यूशन के 2 साल बाद इनका निधन हो गया। और ये जो चाहते थे कि इनको अपने आप में श्रीनगर प्राप्त हो, वो इनको श्रीनगर प्राप्त नहीं हो सका, ठीक है। जब सुदर्शन शाह की मृत्यु हो गई बच्चों, उसके बाद जो अगले राजा आए, राजा भवानी शाह आए, काफी शांत किस्म के व्यक्ति, काफी अकेले अकेले रहने वाले व्यक्ति, तो ठीक है, जिसको मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था शासन चलाने में, राजा भवानी शाह।
मतलब एकांत प्रिय व्यक्ति, साधु किस्म के व्यक्ति जो हैं इसके बाद रूल करने आए। और जब ये रूल करने आए, दिक्कत तो ये थी कि इनका एक छोटा भाई था, जैसे टेरी नरेश सुदर्शन शाह थे ना, उनकी 2 वाइफ थी। उनकी जो छोटी वाइफ थी, छोटी रानी थी, उनसे जो बच्चा पैदा हुआ, शाहजहां उसका नाम रखा था उन लोगों ने, उसने और उसकी माता ने यानी छोटी रानी ने इसके शासन में स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो जो भवानी शाह है, भवानी शाह के बारे में हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, वो देख लीजिए, बस इसको एंड करेंगे फिर। देखिए, तो राजा भवानी शाह जब आए बच्चों, क्योंकि उत्तराधिकारी सुदर्शन शाह इनको पहले ही घोषित कर चुके थे जब वो जीवित थे, उनको लगता था कि कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी का युद्ध होगा। और ये बेचारे भी काफी शांत किस्म के साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, इवन जब सत्ता में बैठे भी अपने दीवान वगैरह नीचे के अधिकारी हैं उनको दे दिया कि जाओ तुम रूल करो। अब वो रूल करो मतलब उनसे टैक्स वगैरह कलेक्ट करके उन्होंने प्रजा का शोषण करना ही था। प्रजा का जब शोषण किया तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से हेनरी रैमजे साहब कुमाऊं कमिश्नर यहाँ आए और उन्होंने 12 आने बीसी व्यवस्था चलाई यहाँ आके टिहरी के अठूर के क्षेत्र में, तब जाके थोड़ा मामला शांत हुआ। लेकिन बहुत ज्यादा मतलब आपके एग्जाम के दृष्टि इंपोर्टेंट नहीं है भवानी शाह। हाँ, कम वो देख लेना आप लोग, क्या इसका सीरीज जो है सुदर्शन शाह के बाद कौन आया। ठीक है, देखो इनके समय में बच्चों एक तो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, उत्तराधिकार, देखना उत्तराधिकार युद्ध। उत्तराधिकार मतलब कौन गद्दी पे बैठेगा, सुदर्शन शाह के बाद का युद्ध हुआ। अब उत्तराधिकार युद्ध क्या मतलब, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष लिखो, संघर्ष, युद्ध तो अलग चीज हुई ना, अधिकार हेतु संघर्ष, यानी एक तरफ से फाइट हुई, ऐसा कुछ युद्ध वगैरह नहीं पड़ा। अब इसमें 2 गुट थे बच्चों, एक गुट ये था कौन, शेरशाह व उसकी मां खनेटी, शेरशाह प्लस मां खनेटी, मां खनेटी मतलब समझ जाना कि इसकी मां थी। ठीक है, सुदर्शन शाह की छोटी रानी। दूसरी ओर था भवानी शाह। अब ये भी बड़ा बच्चा नहीं, मतलब उतना वो था भवानी शाह, भवानी शाह छोटा था शायद। हाँ, अब देखिए जो शेरशाह वो मां खनेटी थी, पहले ये 9 महीने के लिए बैठा भी गद्दी में। ठीक है, 9 माह हेतु राजा बना था। ठीक है, मां खनेटी के उसमें। अब क्या हुआ, वहां पे प्रजा भी 2 भागों में बट गई। एक तो चाहती थी भवानी शाह को गद्दी पे बैठाने को, एक इन्होंने अपने पक्ष में कर रखे थे। लेकिन न्याय का सिद्धांत कहता कि इसको मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि सुदर्शन शाह ने अपने जीवित रहते ही इसको उत्तराधिकारी घोषित कर लिया था। लेकिन कहां भाई साहब को फुर्सत इतनी, ठीक है, उतना इंटरेस्ट रखा नहीं कभी। तो क्या हुआ बच्चों, सुदर्शन शाह द्वारा इसे पहले ही उत्तराधिकारी घोषित कर लिया गया था, लेकिन ये संघर्ष हुआ। ठीक है, जबकि इसके नीचे देखो सुदर्शन शाह द्वारा इसे उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, द्वारा उत्तराधिकारी घोषित। बूढ़ा आदमी घोषित कर रहा है तो फिर अब ज्यादा असर नहीं पड़ रहा होगा ना उन लोगों को। ठीक है, अब ये चालाक टाइप के होंगे। उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। उसके बाद जब बच्चों ये संघर्ष हुआ, इसमें हेनरी रैमजे के हस्तक्षेप से लास्ट में क्या हुआ, 1859 में भवानी शाह क्या बना, अपने आप में गद्दी पे बैठा। तो इन दोनों का परिणाम ये, जब मैं ऐसा करता हूं तो ये परिणाम। ठीक है, लिखो हेनरी रैमजे। कौन थे हेनरी रैमजे? कुमाऊं कमिश्नर थे बच्चों, जिसको कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहते हैं और कुमाऊं के सबसे लोकप्रिय कमिश्नर के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, लिखो हेनरी रैमजे, हेनरी रैमजे के हस्तक्षेप से, के हस्तक्षेप से 1859 में गद्दी पर भवानी शाह। ठीक है, भवानी शाह। अब देखना, बाई चांस जैसे आपको एग्जामिनर ने बेहोश करना है, आपकी हालत खराब करनी है, यही क्वेश्चन पूछ देगा, इनमें से किस कुमाऊं कमिश्नर के हस्तक्षेप से टिहरी नरेश गद्दी पे बैठा, बस हालत वहीं के वहीं खराब। ठीक है, तभी कहता हूं कि हर एंगल से पेपर में क्या क्या पूछ सकता है वो ध्यान में रखना है। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों, ये एक प्रकार से एकांतवासी वो साधु प्रवृत्ति का था। ठीक है, एकांत पसंद था इसको, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं, प्लस साधु प्रवृत्ति का माना जाता है इसको। ठीक है, साधु प्रवृत्ति का। ठीक है, ये थे। अब ये सब चीजें देख रहे थे तो इसने क्या किया, जब हम कहेंगे, इन्होंने राजकाज का कार्य अपने दीवान को दे दिया बच्चों। ठीक है, देखो राजकाज का कार्य दीवान को दे दिया। ठीक है, दीवान नामक अधिकारी को। और दीवान को दोगे तो क्या होगा बच्चों, 2 चीजें होंगी, एक तो प्रजा का शोषण होगा, दूसरा क्या करेगी बच्चों प्रजा विद्रोह करेगी। ठीक है, इसका परिणाम हुआ प्रजा का विद्रोह, प्रजा का शोषण। यानी आप राजा नहीं कर रहा, कोई और कर रहा, तो प्रजा का शोषण होना ही है। प्रजा का शोषण होगा तो क्या होगा, प्रजा विद्रोह करेगी। और 2 भागों में विद्रोह हो गया बच्चों, एक हुआ रमाई के क्षेत्र में, एक हुआ जौनपुर के क्षेत्र में। ठीक है, तो लिखो रमाई व जौनपुर क्षेत्र में विद्रोह हो गया, इसका परिणाम। ये तो परिणाम है, आपको देखो
आपको पेपर में इतना याद नहीं करना पड़ता बच्चों, आपको तो सिर्फ ये देखना है ना, जहां मैंने आपको क्वेश्चन उठाए, आपको मुझे पता है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे सीरीज पूछ सकता है, दूसरा आपसे पूछ सकता है कि किसने मतलब अपना राजकाका दीवान के, या ये माँ शेरशाह और माँ खनेटी ने उत्तराधिकार में मतलब कि किस किस शासनकाल में संघर्ष हुआ, या इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, तो रमाई और जौनपुर के क्षेत्र में जब विद्रोह हुआ तो 1861 में हेनरी रेमजे आए इस क्षेत्र में। उन्होंने कहा देखो भाई ये ऐसे विद्रोह मत करो, क्योंकि इन्हें उल्टा सुल्टा जो टैक्स रेट है या अपने आप में जो व्यवस्था है बहुत बेकार सी बना दी थी। उन्होंने कहा 12 आनी जो अपने आप में जो व्यवस्था है बच्चों, उसका नाम था 12 आना बीसी भू व्यवस्था। ठीक है, लिखो 1861 में हेनरी रेमजे द्वारा अठूर कृषकों हेतु 12 आनी भूमि व्यवस्था कराई। ठीक है, लिखो 1861 में, यहां लिख देता हूं। ठीक है, रेमजे द्वारा अठूर एक क्षेत्र है, ठीक है, अठूर कृषकों हेतु 12 आना बीसी भू व्यवस्था शुरू कर दी, तब जाके थोड़ा सा मामला शांत होगा। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा जब हम ब्रिटिश पढ़ेंगे। 12 आना बीसी भू व्यवस्था रेमजे ने शुरू कर दी अठूर के कृषकों के लिए, तब जाके थोड़ा सा विद्रोह क्या हुआ, शांत हुआ। ठीक है, अब इसके समय में बच्चों राज्य की आय का जो स्रोत था वो था भूमि कर प्लस वनों की नीलामी। ठीक है, आय किससे होती थी, एक तो लैंड का टैक्स था भूमि कर, दूसरा होता था वनों की नीलामी बच्चों, वनों का ठेका। अब देखो वनों का ठेका के दे देते थे लोग कि भाई वन इतने साल के लिए तुम रखो। इसी क्रम में एक शिकारी था, फ्रेडरिक विल्सन था उसका नाम था, आपने सुना होगा। 1860 से 1864 तक उसको जब ठेका मिला उसने आधे जंगल खत्म कर दिए टिहरी के। उसके बाद 1864 में ब्रिटिश सरकार ने ठेका ले लिया, उसके बाद पूरे जंगलों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, इसीलिए तो वन आंदोलन बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि ठेका प्रणाली चल रही थी। ठेका प्रणाली में होता क्या है, दूसरों को अगर आप ठेका दोगे तो आपके जंगलों की कीमत, आपकी भूमि की कीमत सामने वाला थोड़ा ना समझेगा। उसका तो काम है कि आपको लूटना, आपके जमीन जंगल इन सबको खत्म करना। तो वही अंग्रेजों ने भी किया था। तो ये बहरहाल इसकी आय का स्रोत था, लेकिन ये बहुत मतलब खराब चीज थी। ठीक है, अब देखो 1862 में इसने क्या किया, देवप्रयाग में हिंदी संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। देवप्रयाग में हिंदी संस्कृत पाठशाला इसने बनाई। ठीक है, बहुत ज्यादा है नहीं इनके बारे में बच्चों, बहुत मतलब एग्जाम की दृष्टि भी उतना इंपॉर्टेंट आता है नहीं। अपने दान और तीर्थ यात्रा हेतु प्रसिद्ध हुए। ठीक है, दान प्लस तीर्थ यात्राओं को इसने बढ़ावा दिया। ठीक है, ऊपर कर दिया मैंने। और फाइनली 1871 में इनका निधन हो गया। अभी कुछ नहीं पढ़ने कब निधन वगैरह हुआ। ठीक है, आपको मैं इसलिए लिखाता हूं ये चीजें, आपको एक अप्रोक्स अनुमान पता चलना चाहिए कि यार ये देखो अब 1864-65 की कोई घटना है बाई चांस आपके पेपर में, आपको याद है कि अच्छे से यार हाँ 1864 हुआ था, और टिहरी नरेश का नाम पूछ दे। अब सुदर्शन शाह ऑप्शन है, भवानी शाह है, तो आत्मा परमात्मा के पास तब जाती है जब आपको एक मोटा मोटा अनुमान नहीं पता कि यार हाँ इसका आंसर, जब 59 में टिहरी नरेश चला गया था, सुदर्शन शाह तो कौन आया होगा, 1871 से पहले कौन था, इस तरीके से आपको चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है, होपफुली ये दो आपको समझ आए होंगे। आज हमने सुदर्शन शाह और भवानी शाह को कवर किया, कल इससे आगे 2-3 मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 और कवर करेंगे, 3 तो कवर कर ही लेंगे, 2 तो करना ही करना है। ठीक है, यानी 4 या 5 दिन की क्लास है टिहरी वाली, ये दूसरी थी। 3 क्लासेस के अंदर आपका टिहरी एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।